क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को कैसे पलट सकता है? ये कहानी है रमेश की, एक साधारण ऑटो चालक की, जिसने अपने प्यार और मेहनत से अपनी पत्नी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा और दर्द। इस कहानी में प्यार है, विश्वास है, टूटे हुए सपने हैं और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सीख है जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए इस भावनाओं के सफर में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे रमेश ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारा। रमेश एक मेहनती ऑटो चालक था जो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दिन रात अपने ऑटो को दौड़ाता था। उसका छोटा सा संसार था, उसकी बूढ़ी मां सरला, उसकी प्यारी पत्नी रानी और उनका 6 साल का मासूम बेटा छोटू। रमेश की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर सुबह अपने ऑटो को चमकाता जैसे वो कोई रथ हो और हर सवारी को मुस्कान के साथ छोड़ता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। रानी को उसने बड़े प्यार से ब्याहा था। शादी के बाद रानी ने एक दिन रमेश से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। रमेश ने उसकी आंखों में चमक देखी और बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने कहा, रानी तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं तुम्हें वो मुकाम दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो। रमेश ने दिन रात मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर ऑटो चलाना, देर रात तक सवारियां ढोना और बीच बीच में रानी की पढ़ाई का खर्च उठाना। उसने अपनी मां सरला से भी मदद मांगी, जो घर में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जोड़ती थी। रानी की पढ़ाई के लिए रमेश ने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को दबा दिया। कभी नया कपड़ा नहीं खरीदा, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसका बस एक ही सपना था, रानी को एक बड़ा अफसर बनते देखना। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब रानी ने पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, हमारी रानी अब इंस्पेक्टर बन गई, अब हमारा नाम भी रोशन होगा। सरला ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही रानी की नई जिंदगी शुरू हुई, सब कुछ बदलने लगा। रानी को सरकारी क्वार्टर मिला और वो वहां रहने लगी। घर आने का समय कम होता गया। छोटू, जो पहले अपनी माँ के साथ हंसता खेलता था, अब ज्यादातर अपनी दादी सरला के साथ रहता। रमेश को लगता कि रानी की व्यस्तता उसकी ड्यूटी की वजह से है। वो कभी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने ऑटो को चलाता और अपने बेटे को प्यार करता। लेकिन रानी का व्यवहार बदल रहा था। वो अब रमेश को तुच्छ समझने लगी थी। कभी कभी फोन पर बात करते वक्त वो कह देती, तुम तो बस एक ऑटो चालक हो, तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी कितनी बड़ी हो गई है। एक दिन रमेश अपने ऑटो से सवारियां छोड़ने जा रहा था। दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह जाम से भरी थीं। अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोका। ऑटो रोक, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जुर्माना भरना पड़ेगा। रमेश ने हैरानी से पूछा, साहब मैंने कौन सा नियम तोड़ा? मैं तो हमेशा नियमों का पालन करता हूँ। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा, या तो जुर्माना भरो या हमारे साथ थाने चलो। रमेश को थाने का नाम सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसकी पत्नी रानी उसी थाने में 2 दिन पहले इंस्पेक्टर बनकर आई थी। रमेश को यकीन था कि रानी उसकी मदद करेगी। उसने कहा, ठीक है साहब, मुझे थाने ले चलो, मैं कोई गलती नहीं की, मेरी पत्नी वहां है, वो सब साफ कर देगी। थाने पहुंचते ही रमेश को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी वक्त रानी अपने केबिन से बाहर आई। वो फोन पर किसी को डांट रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। फोन रखते ही उसने सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा है? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। रमेश ने उम्मीद भरी नजरों से रानी की ओर देखा। उसे लगा कि अब रानी उससे पूछेगी कि क्या हुआ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी ने सख्त लहजे में कहा, अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो।
इसे यहाँ से भगा दो। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ऑटो से उसने रानी को पढ़ाया, उसे इंस्पेक्टर बनाया, आज वही ऑटो उसकी आंखों के सामने जब्त होने जा रहा था। रानी ने हवलदार से कहा, इसे बाहर निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा ले। रमेश की आंखों में आंसू थे। वो मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां सरला को सारी बात बताई। मां, रानी इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो से मैंने उसे इंस्पेक्टर बनाया था। सरला का दिल टूट गया। उसने कहा, बेटा, तुम्हें याद है, शादी के कुछ दिन बाद ही रानी ने कहा था कि उसे पढ़ना है। हमने कितनी मुश्किलों से उसका खर्च उठाया, लेकिन आज वो हमें भूल गई। छोटू, जो पास में खेल रहा था, अपनी दादी के पास आकर बैठ गया। वो अपनी माँ से दूर ही रहता था, क्योंकि रानी हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। छोटू को अपनी दादी का साथ ज्यादा पसंद था। वो उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता था। अगले दिन रानी थाने में इंतजार करती रही कि रमेश आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लाएगा, लेकिन रमेश नहीं आया। रानी को गुस्सा आया। वो सीधे रमेश के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि रमेश अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और छोटू पास में मस्ती में खेल रहा था। कोई भी बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन छोटू खुश था। रानी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। रमेश चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। रानी ने गुस्से में अपनी सास और पति पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इस तरह बच्चे पाले जाते हैं? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? रमेश ने शांत स्वर में कहा, रानी, तुम क्या कह रही हो? बच्चे को जन्म से अब तक माँ ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो। रानी और भड़क गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर नहीं पहुंचे। रमेश ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अफसर हो, सच जान सकती थी। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। रानी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम गवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है। तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने छोटू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने छोटू के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? रमेश ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन छोटू रोने लगा। उसने अपनी दादी की ओर इशारा किया और कहा, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी रानी नहीं रुकी। उसने छोटू का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने सरकारी क्वार्टर ले गई। जब ये बात रानी के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन रानी अपनी वर्दी के घमंड में थी। उसने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन रानी उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे रानी सबसे कटती गई। रानी ने छोटू की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन दोपहर में नौकरानी छोटू को बाजार ले गई। उसी समय सरला भी वहां कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही छोटू ने अपनी दादी को देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं और वो दोनों मुझे मारते हैं। सरला घबरा गई। उसने पूछा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस अंकल के साथ रहती हैं? छोटू ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं।
अगर मैं सोता नहीं हूँ तो मम्मी और वो अंकल मुझे मारते हैं, इसलिए मैं अब सोने का नाटक करता हूँ। वो दोनों घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी छोटू को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि छोटू अपनी दादी से लिपटा हुआ था। उसने जल्दी से छोटू का हाथ खींचा, लेकिन छोटू रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। सरला ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, मैं तब तक छोटू के साथ बैठी हूँ। सरला का मन था कि वो अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा, मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि ये बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। सरला ने छोटू को समझाया, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वो छोटू को नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। सरला का मन बेचैन था। छोटू की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने रमेश को सब कुछ बता दिया। बेटा, आज बाजार में छोटू से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि रानी के घर कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। रमेश ये सुनकर सन्न रह गया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई देखेगा। एक छुट्टी वाले दिन रमेश अपनी माँ के साथ बिना बताए रानी के सरकारी क्वार्टर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। रानी ने नींद में ही दरवाजा खोला और रमेश को देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सरला ने कहा, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं। इसमें गलत क्या है? रानी चुप हो गई। रमेश बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और छोटू पास में सोया पड़ा था। रमेश को गुस्सा आया। उसने रानी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रानी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? रानी ने उसकी ओर देखकर कहा, यही है मेरा निकम्मा गवार पति। रमेश और भड़क गया। उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन सरला ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, धैर्य रखो। रमेश ने छोटू को गोद में उठाया और कहा, तो इसलिए तुम यहाँ रह रही थी? सच्चाई खुल चुकी थी। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि रानी का सीनियर अफसर था, जिसके साथ उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। रानी ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुमने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। रमेश अपने बेटे को लेकर जाने लगा। सरला भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी रानी ने रमेश को रोक कर कहा, जाते जाते ये भी कर दो, मैंने तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। रमेश ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और छोटू को लेकर वहां से चला गया। रमेश अब अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठा था। सरला पास में बैठी थी और सोच रही थी कि अपने बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी सरला ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उसे एक कागज मिला। ये एक जमीन के कागजात थे। सरला ने रमेश को वो कागज दिखाते हुए कहा, बेटा, देखो ये क्या है? रमेश ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वो जमीन करोड़ों की थी। रमेश ने वो जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसा आ गया था। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन रानी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। रमेश ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। सरला ने घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रानी की जो मेड थी वो भी सरला की मदद करने आ गई। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करने लगे और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। अब रमेश को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगा। लगभग 2 साल बाद रमेश का एसपी के पद पर चयन हो गया। रमेश का नाम मीडिया में छा गया।
लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। उसके इंटरव्यू के लिए लोग उसके घर आने लगे। रमेश ने अपनी पोस्टिंग उसी इलाके में करवाई जहां रानी की पोस्टिंग थी। लेकिन रानी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने सीनियर अफसर के साथ अवैध रिश्ते में फंस चुकी थी। उस अफसर ने रानी का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वो रिश्वत ले रही थी। वो बार बार उसे धमकी देकर परेशान करता। रानी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने रमेश से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ रानी की हालत और खराब हो गई। वो जानती थी कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उससे सवाल किया तो उसने धमकी दी, अगर तुम कुछ कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रानी डर के मारे चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया। उस अफसर ने उसे फोन रखने से भी मना कर दिया था। एक दिन एसपी रमेश के स्वागत के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई। रानी को भी उसमें शामिल होना था। जब वो स्टेज पर कुछ बोलने के लिए गई तो उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। रमेश, जो अब एसपी था, उसने देखा कि रानी बहुत कमजोर हो गई थी। वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि रानी की हालत कमजोरी की वजह से खराब हुई है। रमेश को हैरानी हुई। वो सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। रानी अब सोचने लगी कि वो रमेश से मिलकर सारी सच्चाई बताएगी। एक दिन वो मार्केट में जा रही थी, तभी उसे सरला मिल गई। रानी अपनी सास के सामने खड़ी हो गई और बोली, माँ जी, आप कैसी हैं? सरला ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। उसने कहा, तुम कौन हो? मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? रानी ने कहा, माँ जी, मैं रानी हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? सरला ने उसे गौर से देखा। रानी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उसे पहचान नहीं पाई। सरला ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। रानी गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया रमेश से कहिए कि मुझे माफ कर दे और मुझे अपना ले। सरला ने कहा, बेटी, जो तुमने किया उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो रानी को नजरअंदाज कर चली गई। रानी बहुत दुखी हो गई। उसने उस अफसर के पास जाकर कहा, चाहे तुम ये वीडियो वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। वो वहां से भागकर रमेश के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि रानी बहुत बुरी हालत में थी। उसने पूछा, कौन हो? क्या चाहिए? रानी ने कहा, रमेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। रमेश ने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। ये बच्चा अब मेरे पास रहेगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम फिर यहाँ आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगी। सरला ये सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पहले से पता था कि रानी ने रमेश के साथ बहुत गलत किया था। रानी बाहर जाने लगी। तभी उसे पता चला कि उसका वीडियो वायरल हो गया है। उसकी नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान हो गई। उसने अपने भाई को फोन किया, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता था। रानी की वजह से उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका भाई अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वो आदमी जिसके साथ रानी का अफेयर था, उसने रानी के साथ जब तक जी चाहा खेला और फिर वीडियो वायरल कर दिया। रानी की नौकरी चली गई। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उसकी मौत हो गई। रमेश अब अपने बेटे छोटू और मां सरला के साथ खुशी से रह रहा था। उसने अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल किया। सरला का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। रमेश ने अपने बेटे को प्यार और अच्छी परवरिश दी। वो हमेशा छोटू को सिखाता, बेटा,
मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्ते और गलत फैसले हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर रानी ने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा होता, अगर उसने अपने प्यार और विश्वास को नहीं तोड़ा होता, तो शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और जिंदगी को दोबारा संवारा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि रानी को अपने किए की सजा मिली, या फिर रमेश को उसे माफ कर देना चाहिए था? अगर आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस सीख को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।